अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, बिल्कुल खबरों की बात करते हैं तो यूपी में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक मार्मिक अपील की है। अपनी अपील में वो क्या कह रही हैं, आप भी सुनिए। मैं स्मृति ईरानी सांसद अमेठी रायबरेली जनपद के हर नागरिक को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सब जानते हैं कि जनपद में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए आज आपसे विनती करती हूँ, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। यदि किसी कारणवश घर से बाहर निकलना पड़े तो मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज दूरी बना कर रखें, बार बार लगातार 30 सेकंड तक साबुन से हाथ जरूर धोएं। और अगर आपकी बारी आई है टीका लगवाने की तो कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आप जानते हैं जिला प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है कि कोरोना का ये संक्रमण और ना फैले। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम भी प्रशासन की मदद करें। आपको ज्ञात होगा कि जनपद में 300 शैय्या का L2 कोविड अस्पताल चल रहा है। इस अस्पताल में समस्त आवश्यक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, साथ ही चिकित्सक भी। किंतु अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में कोरोना के कोई लक्षण हैं, तो तुरंत रायबरेली के कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। और वहीं यूपी में कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को घर से कार्य करने की सुविधा दी जाएगी। ऐसा कहना है बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को अब वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे दी गई है। प्रदेश के पंचायत चुनाव या किसी विशेष प्रशासनिक दायित्व को छोड़कर अन्य विद्यालय से संबंधित सभी काम अब हमारे शिक्षकगण अपने घर से ही करेंगे। आप सभी कोविड के नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी शुभकामना के साथ ये सूचना मैं देना चाहता हूँ। चलिए अब बुंदेलखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। हमीरपुर में कोरोना से बचने के लिए कोरोना योद्धाओं को लोग अपने स्तर पर कोरोना बचाव की सामग्री मुहैया करा रहे हैं और इसके तहत युवा व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष ने सुमेरपुर थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाव की किट दी। बांदा में कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों का मोर्चरी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कोरोना जांच के बाद जांच रिपोर्ट न मिलने और कोरोना पॉजिटिव भर्ती मरीजों के इलाज में लापरवाही का मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया। जालौन के पंचायत चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। 2 दिन पहले रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर प्रत्याशी को क्वारंटीन किया गया था। इसके बाद अब परिजनों ने पर्चा वापसी के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई। चित्रकूट में दूसरे चरण के तहत पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान शाम 5 बजे तक मऊ ब्लॉक में 57.64, मानिकपुर में 55.24, किरवी में 59.67 और रामनगर में 56.17% वोट पड़े। और ललितपुर के पनारी मतदान केंद्र पर 271 पर आने वाले मतदाताओं को कोविड-19 को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। न तो सैनिटाइजर रखे गए और न ही थर्मल स्क्रीनिंग की गई। महोबा में अनियंत्रित डंपर ने से कुचलकर 3 साल के मासूम की मौत हो गई। वही हादसे में मां के दोनों पैर कट गए। इस हादसे में मासूम का शव रखकर ग्रामीणों ने जाम लगाया। शव उठाने को लेकर नोकझोंक भी हुई। चलिए एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। बात अमेठी की करते हैं। यहाँ पर एसपी दिनेश सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो अमेठी के अति संवेदनशील गांव धौड़ाहरा का है। यहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर बैठक कर रहे एसपी कह रहे हैं कि मुझे धन से कोई विचलित नहीं कर सकता। अगर किसी ने कोशिश की तो मैं छोड़ूंगा। कोई फील्डर है तो सबको बता दूं, छोड़ूंगा नहीं किसी। मुझे धन से कोई विचलित करने का प्रयास मैं किसी के धन से मैं विचलित नहीं। मैं विधान की रक्षा के लिए, मेरा उद्देश्य है कि पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष चुनाव हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति निर्भीक होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करे। न तो उसे डराया जाए, न उसे लालच देने की कोशिश की जाए। सिर्फ इतनी बात कहने के लिए मैं 60 किलोमीटर चल के आया हूं। और अब बात एटा की, जहां के जैथरा थाना क्षेत्र के कुकराया रतनपुर पोलिंग स्टेशन पर भीड़ ने हमला बोल दिया।
दरअसल ये भीड़ बूथ कैप्चरिंग की अफवाह फैलाकर खुद बूथ कैप्चरिंग करना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा बलों के चौकन्ना होने के कारण उपद्रवी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने बूथ कैप्चरिंग होने नहीं दी। दो तस्वीरें एटा की। मैं यहाँ खड़ा हूँ एटा जनपद के जैथरा थाना क्षेत्र में कुकराया रतनपुर पोलिंग स्टेशन पर। यहाँ पंचायत चुनाव के लिए मतदान चल रहा था। लगातार शांतिपूर्वक मतदान के दौरान एकाएक 100-150 लोगों की भीड़ आती है और यहाँ पर मतदान को कैप्चर करने की, प्रभावित करने की कोशिश करती है। यहाँ के जवान थे, उन्होंने उनको रजिस्ट किया, उनको रोका और इस बीच उनसे उनकी गुत्थम गुत्था भी हुई। आइए बात करते हैं, हमारे बीच हैं सुनील कुमार जी जो कि मौके पर थे। सुनील कुमार जी ने उन सबको रोका, इनके साथियों ने रोका और सब लोगों ने मिलकर उनको खदेड़ दिया। क्या घटना हुई थी? यहाँ पर 150-200 उपद्रवी आए और उन्होंने बूथ कैप्चर की झूठी सूचना को रूमर किया, अफवाह फैलाई, जबकि उनका स्वयं उद्देश्य था। यहाँ शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था, सभी लोग अच्छी तरह से मतदान कर रहे थे, लेकिन वो उनका इरादा मतदान केंद्र को स्वयं बूथ कैप्चर करने का था। इसलिए उन्होंने अफवाह फैलाकर लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास किया। और अब बात सुल्तानपुर की। वहां के चांदा कोतवाली इलाके के बरुआ उत्तरी गांव में फर्जी वोट डालने का आरोप लगाकर वीडियो बनाना प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों को महंगा पड़ गया। पुलिस के वीडियो बनाए जाने से रोकने पर पुलिस और प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों में विवाद हो गया। ये मामला इस कदर बढ़ा कि पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और इस मारपीट में एक पुलिसकर्मी समेत कई लोग चोटिल हुए। और अब बात आजमगढ़ की, जहां के दीदारगंज रोड रेलवे स्टेशन के आलमपुर क्रॉसिंग के पास सरजू यमुना एक्सप्रेस में आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि गेटमैन और गांव वालों की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। सरजू यमुना एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 04652 अमृतसर से जयनगर को जाने वाली गाड़ी में आग लगने से तीसरी बोगी के पास कपलिंग में आग लग गई थी, जिससे हड़कंप मच गया। चलिए अब आपको अवध की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ के कमांड सेंटर का हाल बुरा है। यहाँ पर कोविड पॉजिटिव के परिजन कोविड कमांड सेंटर पर मरीज के लिए भीख मांग रहे हैं। यहाँ सेंटर पर किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही। 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को प्रयागराज हाईकोर्ट बंद रहेगा। वहीं 26 अप्रैल को अर्जेंट मामलों की वर्चुअल सुनवाई होगी। कोरोना मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया। शिवपाल सिंह यादव ने इटावा के सफाई में पंचायत चुनाव में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य जिला पंचायत की सभी 24 सीटों पर जीत कराएंगे। सुल्तानपुर में लंबुआ विधानसभा से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी का नाम ही मतदाता सूची से गायब मिला। यह जानकारी उन्हें तब हुई जब वो मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचे। हालांकि उनकी पत्नी का नाम सूची में था और उन्होंने मतदान भी किया। प्रतापगढ़ के बरियावा पोलिंग बूथ पर पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। एक प्रत्याशी और उसके पति सहित सैकड़ों लोगों ने पुलिस बल पर हमला किया। इस दौरान पोलिंग कर्मियों से भी अभद्रता की। कन्नौज के शंकरपुर मतदान केंद्र पर हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां रामगंगा कमांड विभाग में तैनात सरकारी कर्मचारी को निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान एजेंट बना दिया। इसके बाद सरकारी कर्मचारी ने पीठासीन अधिकारी से बहस भी की। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर कई महिलाओं और पुरुषों ने नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि इन्हें मतदान नहीं करने दिया गया, साथ ही मारपीट की गई और बेइज्जत किया गया। अमेठी में पुलिस ने हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में फरार चल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से इसके बाद सभी को जेल भेज दिया। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के करपिया गांव से गिरफ्तारी की। फतेहपुर में मवेशी बांधने के विवाद में गोली चल गई। इससे एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब घायल युवक को कानपुर रेफर किया गया। औरैया में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग घायल हुए। घायलों में 5 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उन्हें सैफई अस्पताल रेफर किया गया है। लखीमपुर खीरी में बाघ देखने पहुंचे कार सवार लोगों पर बाघ ही दौड़ पड़ा।
यहाँ बाघ देखने के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। सिंगाई इलाके के औरंगाबाद गांव का मामला है। बाराबंकी ने 15 दिनों के अंदर 1300 मैट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीद कर नया रिकॉर्ड बनाया। जिला प्रशासन ने गेहूं खरीद को बढ़ावा देने के लिए इस बार मंडियों में अत्याधुनिक सुविधाओं को भी बढ़ाया है। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे वैसे वैसे लॉकडाउन का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन यूपी में लॉकडाउन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट और यूपी सरकार के बीच जंग छिड़ गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया, लेकिन यूपी सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया और अब लॉकडाउन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, ये देश की सबसे बड़ी अदालत तय करेगी। लॉकडाउन पर आमने सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट और योगी सरकार। लॉकडाउन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोरोना की लहर कहर बनकर सितम ढा रही है। यूपी की सांस उखड़ रही है। पिछले 24 घंटों में 28,287 नए केस सामने आए हैं। यूपी में सबसे ज्यादा स्थिति इन 5 शहरों की खराब है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर। जहां पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के तमाम सरकारी प्रयास नाकाफी साबित होने के बाद हाई कोर्ट ने अब नकेल कस दी है। हाई कोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में शर्तों के साथ संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ये लॉकडाउन 26 अप्रैल तक रहेगा। इस दौरान नगर निगम और अन्य जो जरूरी सेवाएं हैं वही काम करेंगी। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बाजार बंद रहेंगे। शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। 26 अप्रैल के बाद इस मामले में कोई नया निर्णय हो सकता है। किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों को भी अनुमति नहीं होगी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश यूपी सरकार को इतना नागवार गुजरा कि यूपी सरकार ने तुरंत हाईकोर्ट को इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया। राजधानी समेत 5 शहरों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किए जा रहे सरकारी प्रयासों को नाकाफी मानते हुए हाई कोर्ट ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। लेकिन प्रदेश सरकार की नजर में हालात लॉकडाउन वाले नहीं हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदेश सरकार का कहना है कि कोरोना नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ आजीविका भी बचानी है, इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि इस बीच हाई कोर्ट की घोषणा के बाद शहर की तमाम किराना की दुकानों और दवाइयों की दुकानों में लोगों की भीड़ लग गई है। अब यूपी के इन 5 शहरों में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इसका फैसला देश की सर्वोच्च अदालत में होगा। वैसे यूपी सरकार शुरुआत से ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से इनकार करती रही। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन के आदेश के साथ साथ सूबे की सरकार से 15 दिनों के लॉकडाउन पर विचार करने को कहा था। लेकिन योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर साफ कर दिया है कि वो लॉकडाउन की तरफ जाने के मूड में नहीं है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज। चलिए शुरू करते हैं। आगरा में ऑक्सीजन को लेकर डीएम और एसएसपी सहित अधिकारियों ने 7 से 8 ठिकानों पर छापा मारा। बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, जिन्हें अब मरीजों के इलाज में लगाया जाएगा। शामली में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 159 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 24 घंटे में 61 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। अब जिले में कुल एक्टिव केस 668 हो गए हैं। नोएडा में कोरोना का कहर जारी है। यहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इस वजह से यहां का स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन भी अलर्ट पर। अलीगढ़ में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में यहां 168 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। साथ ही 54 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट गए हैं।
मथुरा की फल और सब्जी मंडी में कोविड-19 की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी के कर्मचारी और अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे और इसके बाद यहां हालात खराब हो सकते हैं। बागपत के जोनमाना गांव का बूथ नंबर 221 साइलेंट कैप्चरिंग का शिकार हो गया। यहां प्राइमरी स्कूल में अभिकर्ता मोहर मारता दिखाई दिया। महिला मतदाता के बैलेट पेपर पर अभिकर्ता ने मोहर लगाई। एटा में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान जिला प्रशासन की संवेदनहीनता दिखाई दी। मतदान करने आए एक दिव्यांग युवक को मतदान करने के लिए व्हील चेयर नहीं मिली और युवक ने इसके लिए बहुत देर तक इंतजार भी किया। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव के दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। यहां पंचायत चुनाव के दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये भिड़ंत काफी देर तक चलती रही। कासगंज में एक नाबालिग लड़की के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर कुछ लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पिता का कहना है कि इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जाए, तभी उसे न्याय मिलेगा। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने केनरा बैंक का एटीएम तोड़कर एटीएम से लाखों की रकम निकाल ली। यही नहीं, उन्होंने वहां से 2 बैटरी भी उठाई और मौके से फरार हो गए। घटना के अगले दिन इसकी जानकारी लोगों को मिली। गंगा सवेरा में कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कई अखाड़ों ने कुंभ के समापन की घोषणा कर दी। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े ने कुंभ के समापन की घोषणा की, उसके बाद जूना अखाड़ा ने भी कुंभ के समापन की घोषणा कर दी। ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों से आए तमाम संतों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया। निरंजनी और जूना अखाड़े की छावनियों से लगभग सभी संत चले गए हैं। इस वक्त अखाड़े की छावनी में पंडालों को हटाने का काम चल रहा है। जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े की कुंभ के समापन और आखिरी शाही स्नान को प्रतीकात्मक रूप से मनाने के बाद अग्नि अखाड़ा भी अब कुंभ को प्रतीकात्मक मनाएगा। श्री पंचदशनाम अग्नि अखाड़ा ने कुंभ का विसर्जन कर दिया है। इसके बाद कुंभ में मौजूद साधु संतों की वापसी जारी। आपको बताएं कि पीएम मोदी की अपील पर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जूना और निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समाप्ति का ऐलान किया है, लेकिन बैरागी के 3 अन्य अखाड़े जैसे निर्वाणी, निर्मोही और अणी अखाड़ों ने 27 अप्रैल के स्नान का ऐलान किया है। इसके अलावा बड़ा उदासीन और नया उदासीन और निर्मल अखाड़े ने कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं की। एक तरफ महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान संपन्न हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना से महाकुंभ आयोजन पर ग्रहण लग चुका है। इन दिनों महाकुंभ समापन कराए जाने के निर्णय को लेकर साधु संतों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कुंभ नगरी में कुछ अखाड़ों की ओर से कम वक्त पर समापन को लेकर इसका समर्थन किया गया है, तो कुछ इसके विरोध में खुलकर आ गए। चलते हरिद्वार, पंकज राणा हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। अब पंकज, अभी हमने तस्वीरें देखी कि निरंजनी और जूना अखाड़े के जो संत हैं उनकी छावनियों से लोग संत निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं, लेकिन कितने ऐसे अखाड़े हैं और कितने ऐसे संत तकरीबन अभी भी वहां पर हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो कुंभ में अगला शाही स्नान करेंगे? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा और जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े की छावनियों से अधिकतर संत चले गए हैं और उनके जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब इन अखाड़ों ने प्रतीकात्मक तौर पर ही कुंभ मनाने की बात कही है, लेकिन अगर हम बैरागी कैंप की ओर देखें तो बैरागी कैंप की ओर अभी सारी छावनियां लगी हुई हैं। कुछ छावनियों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया। बैरागी अखाड़ों ने 27 तारीख के स्नान की घोषणा की है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत कम संख्या लोगों की होगी, लेकिन जिस तरह से वहाँ लोग रुके हुए हैं, तमाम उनके महामंडल से रुके हुए हैं, अलग अलग प्रदेश से आए तमाम अनुयायी रुके हुए हैं, तो उससे लग रहा है कि जुलूस की बड़ी संख्या हो सकती है। हालांकि मेला प्रशासन भी उनसे आह्वान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद उनको ये कहा गया है कि बैठक को जोर भी चल रहे हैं कि वो बहुत कम संख्या इसमें रखें। लेकिन जिस तरह से बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़े ने भी ऐलान किया है कि वो भी इन बैरागी अखाड़ों के साथ स्नान करेंगे, तो संभावनाएं जताई जा रही है कि 27 तारीख के स्नान में बड़ी संख्या साधुओं की हो सकती है। हालांकि अब ये देखना होगा प्रशासन इसमें किस तरह की तैयारियां करता है, क्योंकि इससे पहले जो 2 शाही स्नान हुए 12 और 14 तारीख के, उसमें बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की रही थी और तमाम जो नागे बाबा थे, वो तमाम जो साधु संत थे, वो बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के ही सड़कों पर नजर आए थे और हर की पौड़ी स्नान करने के लिए पहुंचे थे। तो अब ये माना जाए कि जब 27 तारीख का शाही स्नान होगा उसमें बैरागी अखाड़े किस तरह से इसे करते हैं, क्योंकि बैरागी अखाड़े बार बार ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री की अपील को वो स्वीकार करते हैं, लेकिन जो कुंभ होता है वो प्रतीकात्मक तौर पर नहीं होता, प्रत्यक्ष तौर पर ही होता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका। तो बैरागी अखाड़ा कह रहा है कि कुंभ प्रतीकात्मक तौर पे नहीं होता है, जिस तरह से परंपरा है उसी तरह से होता है। खैर बहरहाल, और इसी खबर के साथ रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ और खबरों का फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं।
रुड़की में बसपा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। साथ साथ कई लोग बेखौफ होकर बिना मास्क पहने भी नजर आए। खटीमा एसडीएम ने तहसील सभागार में कई विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक ली। बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। एसडीएम ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नैनीताल में कोरोना की दूसरी लहर ने हाल बुरा कर दिया है। यहाँ पर पर्यटन सीजन के शुरू होते ही पर्यटकों की गैर मौजूदगी पर्यटन व्यवसायियों के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने सरल नियम और सुरक्षित पर्यटन के व्यापक प्रचार की मांग की। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बीजापुर गेस्ट हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी भी मौजूद रहे। हरिद्वार में कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने बैरागी कैंप में स्थापित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से विकसित वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट की 15,000 लीटर प्रतिदिन की शोधन क्षमता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत के निधन पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उनका कहना है कि बच्ची सिंह रावत का इस प्रकार से चला जाना प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हरिद्वार कुंभ में कोरोना के कहर के बीच अभी एक शाही स्नान बाकी है। 27 अप्रैल का स्नान बैरागी अखाड़े करेंगे। संतों से अपील की गई है कि वो स्नान के दौरान कोरोना नियमों का पालन करें। पिथौरागढ़ में तैनात पुलिस आरक्षी चंदन लाल की मोतीचूर फ्लाईओवर से गिरने के दौरान मौत हो गई। वो अभी कुंभ में ड्यूटी पर थे। बागेश्वर पुलिस ने सरयू नदी पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया।